खेत रही अंगारों में मजहब की नाते। जरा सोचिए इस एक लाइन के बारे में। इसमें एक ऐसी गहरी और चुभने वाली सच्चाई है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत की बुनियाद है। आज हम एक छोटी सी लेकिन बेहद असरदार कविता को समझने वाले हैं। ये कविता इस बात को सामने रखती है कि जब इंसान के जिंदा रहने का ही सवाल हो तो धार्मिक बातें और सिद्धांत कहाँ खड़े होते हैं। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। कविता की जो जड़ है वो इंसान की सबसे बुनियादी सच्चाई से शुरू होती है, और वो सच्चाई है पेट की भूख, जिंदा रहने की जरूरत। और कवि यहां बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि जब कोई इंसान बेबस और भूखा होना तो उसके लिए बाकी सब कुछ सच में बेमानी हो जाता है। उसके दिमाग में, उसके शरीर में बस एक ही चीज घर कर जाती है, और वो है रोटी। यहां पर एक सीधा टकराव दिखता है। एक तरफ है रोटी, जो एक असली जरूरत है जिसके बिना जीवन नहीं, और दूसरी तरफ मंदिर मस्जिद से जुड़ी हुई बहसें। कवि की नजरों में भूख के आगे ये सारी बातें एकदम खोखली लगती हैं। तो मतलब साफ है कि अगर किसी की बुनियादी जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही हैं तो धार्मिक रीति रिवाज, पूजा पाठ, ये सब क्या है? ये सिर्फ कर्तव्य की बातें बनकर रह जाते हैं। मतलब एक दिखावा, एक तमाशा। कवि का मानना है कि जब इंसान असली तकलीफ में होता है ना, तो ये सब अपना मतलब खो देते हैं। अब बात यहां से और भी गहरी होती है। अब कवि धर्म के जो बाहरी प्रतीक हैं, जो सिंबल्स हैं, उन पर सवाल उठाते हैं कि आखिर उनका मकसद क्या है। और ये सवाल सीधा उन लोगों से है जो धर्म की अगुवाई करते हैं। कैसा मजहब गढ़ते? ये एक तरह का चैलेंज है, एक चुनौती जो सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर धर्म का ये कौन सा रूप है जो हमारे सामने रखा जा रहा है। कविता के हिसाब से ये प्रतीक, जैसे कि दाढ़ी, टोपी, बुर्खा, ये सब अब सिर्फ मतलब की बातें रह गए हैं। मतलब कवि का इशारा ये है कि इनका इस्तेमाल सच्ची आस्था के लिए कम और अपने फायदे या एक पहचान की राजनीति के लिए ज्यादा हो रहा है। तो अब बात सिर्फ प्रतीकों की नहीं, बल्कि उन विचारधाराओं की है, उस सोच की है जिसकी कवि आलोचना कर रहे हैं। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। कवि का तर्क ये है कि जो धार्मिक शिक्षा, जो तालीम दी जा रही है, वो लोगों का दिल बड़ा करने की बजाय उनकी सोच को छोटा कर रही है, यानी तंग नजर बना रही हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? लोग बस एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहते हैं। और यहां आकर तो कवि की बात और भी तीखी हो जाती है। वो राष्ट्रवाद, सरहद, मातृभूमि जैसी चीजों को क्या कहते हैं? अनपढ़ की बातें। उनका कहना है कि ये सब बातें इंसान की असली जरूरतों और उसके दुखों से सिर्फ ध्यान भटकाने का काम करती हैं। चलिए अब आते हैं कविता के सबसे आखिरी और शायद सबसे चुभने वाले हिस्से पर। यह हिस्सा भाईचारे की सोच से जुड़ा है। कविता की आखिरी लाइनों को समझने के लिए उम्मत